हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद डे नंबर 37 का चैलेंज। डे नंबर 37 का चैलेंज है, वैसे तो काम आपका है बट हम भी आपकी मदद करने जा रहे हैं। तो हमारे पास टॉपिक क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि पार्ट 1 आपने कवर कर लिया है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला उसका टी हाफ एंड ऑल, उस वाले फॉर्मूला लिस्ट एंड ऑल सब कुछ मैंने दे रखा था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है ना, वो कहाँ से शुरू होता है बेटा, कॉलिजन थियरी से शुरू होता है। तो हमें क्या करना है ना, कॉलिजन थियरी वाले कॉन्सेप्ट से इनिशिएट करना है। कॉलिजन थ्योरी क्या होता है, इसका मतलब होता है कभी भी कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है ना, वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कॉलिजन होगा ही होगा। कभी भी अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, इसका मतलब उसमें क्या होने वाला है बेटा, कॉलिजन होना ही होना है। अगर कॉलिजन वहां पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है हर कॉलिजन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। याद क्या रखना है कि कॉलिजन होगा तो उसके लिए क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली बात है, देखो अगर मतलब दो गाड़ी है, दो गाड़ी एक दूसरे से कब टकराएगा, ऑफ कोर्स वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, ओरिएंटेशन वैसा होना चाहिए। एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तब तो कभी नहीं टकराएगा। अगर आपको दो मॉलिक्यूल को कोलाइड कराना है तो कोलाइड कराने के लिए क्या चाहिए होगा, उसका ओरिएंटेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ एनर्जी, अब रुकी हुई गाड़ी होगी तो ऑफ कोर्स थोड़ी ना दोनों गाड़ी रुकी हुई है, कैसे टकराएगी। मतलब कहने का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी ही होनी चाहिए, है ना। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक मिनिमम एनर्जी और दूसरा मिनिमम एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से हम कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर मैंने इस बात को आपको समझाने के लिए यहाँ पे दो ग्राफ बताया है, इसी दोनों ग्राफ को आपको मेनली करना है। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ यहीं पे यार। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, हमने अलग अलग सब इनकी वीडियोस नहीं बनाए हैं, आपको इन्हीं लाइक डे वाइज चैलेंज के अंदर ही हमने बता दिया है ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए और हम एंड आउट करें इन चीज़ों को। देखिए जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम ये पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं, ऑफ कोर्स ये क्या बताएगा, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, इजंट इट। अब जरा समझो, अगर ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे क्या बना बेटा, प्रोडक्ट बना। अगर ये रिएक्टेंट है तो ये क्या बन के तैयार हो गया बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट बना। ठीक है ना, प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास आ गया क्या, ये रिएक्टेंट का हीट एनर्जी जो है ना रिएक्टेंट का, ये किसका आ गया, प्रोडक्ट का। तो डेल्टा एच क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां पर भी क्या बोलोगे, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोलोगे। जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोलोगे तो आपके सामने अपने आप कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव आ जाएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अच्छा चलो, ये तो तुम्हारे को पहले से पता है। काम की चीज क्या आई, काम की चीज ये आई बेटा कि यहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, राइट। और ये हमारा रिएक्टेंट वाला हीट, ये प्रोडक्ट वाला हीट, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, डेल्टा एच की वैल्यू, इजंट इट। सेम वे में अगर मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी की बात करना शुरू करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलेंगे बेटा, यहां से भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए ये पीक वाला पॉइंट है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा एच बोलते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा। अरे होगा ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहेंगे, है ना। तो आपके सामने क्या आ गया, देखो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कम, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो जाहिर सी बात है दोनों बड़े, छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव आंसर आएगा। छोटे वैल्यू में से, अरे यार ये इसके साथ आएगा, छोटे वैल्यू से, तो इसका मतलब हमारे को आंसर जो होगा बेटा वो नेगेटिव आ रहा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो आपको कवर करना है वो है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का। अब देखो अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन में आपको भी पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। मतलब रिएक्टेंट हो जाएगा से प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सेम वहां पे प्रोडक्ट से हम क्या बना रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब देखो ये हमारा क्या है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या बता रहे हैं हम, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। अगर तुमसे डेल्टा एच की वैल्यू बोली जाए तो तुम क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बैकवर्ड, यही बोलोगे। इसका मतलब देख लो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे नेगेटिव आ गई, आएगी ना भैया वैल्यू, देखो बैकवर्ड, बैकवर्ड ये वाला वैल्यू जो है ना बेटा, ये देखो ज्यादा है और ये वाला कम है, तो कम माइनस ज्यादा तो नेगेटिव आएगा ना आंसर। ठीक है ना, चलो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू। अब हमारे को पता है क्या होने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी किसका, फॉरवर्ड का,
अरे भाई यही करोगे ना, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। फॉरवर्ड का वैल्यू ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का पीक जा रहा है, बैकवर्ड का कम है, तो फॉरवर्ड माइनस रिएक्टेंट बैकवर्ड करोगे तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ये काम कर लेना, ठीक है ना। मेरे को ये चीज़ मैं आपको बताना था क्या, सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि जब भी हम अगर कॉलिजन की बात करते हैं तो कॉलिजन में हमारे को दो चीज़ों पे काम करना है, एक तो यहाँ पे हमारे को मिनिमम एनर्जी पे काम करना है, और दूसरा क्या करना है बेटा, ओरिएंटेशन पे। तो ओरिएंटेशन वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम नहीं अभी जा रहे हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट, मेन मिनिमम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो था थोड़ा सा टफ था, इसीलिए आपको ये करना है ओरिएंटेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको जो काम कर लेना है बेटा, वो कर लेना है ओरिएंटेशन वाला कॉन्सेप्ट। मतलब दो कॉन्सेप्ट है, एक तो मिनिमम एनर्जी मैंने आपको यहाँ से समझा दिया, मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा जो हमारे को करना है वो क्या कर लेना है यहाँ पे, ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बस इतना काम कर लोगे, ये करते के साथ आपका डन हो जाएगा, राइट जी। चलिए अब ये देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग, कुछ फैक्टर्स का, तो फैक्टर्स वगैरह सारे आप करते चले जाओगे। क्या हो सकता है, जैसे मान लो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। अब इस पर कैसे डिपेंडेंट है ना, ये डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, काम की चीज़ यहाँ पे, जहाँ से फिर वापस आपको न्यूमेरिकल लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। क्या होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, ध्यान से समझना, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट किसका, ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर रेज टू, जो डिफर करता है एक दूसरे से 10 डिग्री सी टेम्परेचर से। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहां पे बताऊं आपको, अगर हमारा 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब अगर 10 डिग्री सी राइज होगा टेम्परेचर में, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बेटा, वो इंक्रीज कर जाएगा 2 और 3 टाइम्स से। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है हम यहाँ से कॉफिशिएंट को बता सकते हैं। कॉफिशिएंट क्या हुआ, ये रेशियो है किसका, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, rate constant of reaction at different temperature, right, which differs by what, which differs by 10 डिग्री सी या फिर 10 केल्विन। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में मेंशनड नहीं है तो म्यू की वैल्यू आपको 2 ले लेनी है, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो 25 डिग्री सी ले लेना है, ये काम करना है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास डंडनाटन हो जाएगा। उसी से डिराइव्ड है क्वेश्चन, आपको आता ही आता है रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन का, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत ही, ये सब ब्रह्मास्त्र मैं एकदम ओपन कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा और अपने पास रास्ता नहीं है, तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको टिप ऑफ टंग पे याद रखना है, बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे याद रख के ही चलना है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं, अब कोई 2 पॉइंट नहीं है कि हमारे को कैसे करेंगे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों पे अब ध्यान लगाना नहीं है। बोलो हो जाएगा यहाँ से, बस 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 अगला आ जाइए। अगला हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, अगला हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का। अब देखो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस कांस्टेंट, ए जो है ना वो अरेनियस कांस्टेंट है। एक तो आपको इस पार्ट से न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है ना, इससे आना ही आना है, इसको आपको क्वेश्चन में रहता है क्या, ए मतलब वैल्यू दिया हुआ है तो अरेनियस कांस्टेंट है, और क्या इसका नाम होता है बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर नाम होता है, और इसका नाम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आप याद रख के चलना, यहाँ पे ए का मतलब होता है अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, और हम एक टर्म यहाँ पे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये 3 चीजें आपको कर लेनी है, बस हो जाएगा, यहाँ से आपका डन हो जाता है, ठीक है ना। बस तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये तैयार है, इस पे इसी को फिर हम लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, तो ये कोई नए टर्म्स नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, इनके ऊपर आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, इन समय कोई क्वेश्चन वाला पॉइंट नहीं है ऐसा जो छूट जाता है, सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक तो फिजिक्स वाला होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री में। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कहते हैं, देखो जितने भी हमने अभी पढ़ा क्या था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ना
लाइक कॉलिजन तो होगा ही होगा, है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला आपके सामने आता है क्या, जो अरेनियस इक्वेशन होता है उसको हम डिराइव जब करने जाते हैं तो हमारे पास एक तो कॉन्सेप्ट आता है क्या, कॉलिजन थ्योरी का, जो अभी हमने करा। दूसरा आता है तुमको केटीजी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। इसका मतलब होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी। इसका मतलब है सब एक ही टाइम में एक्टिवेट नहीं होगा, ओनली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी एक्टिवेटेड। तो आपके सामने जो ये फॉर्मूला था ना, इसको हमने थोड़ा सा चेंज, देखो उसी की शक्ल का फॉर्मूला है K/A। अगर मैं इसको लिख दूं यहां पे K/A इज इक्वल टू e⁻⁻ EA/RT, राइट। और आप देखो यहां पे EA/RT, F हमने लिख दिया। क्या हम F को नहीं समझ सकते, K/A? F को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि F कुछ और नहीं बात कर रहा है, बल्कि क्या बात कर रहा है बेटा, K/A के बारे में बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये K/A के बारे में ही देखो बात कर रहा है, यहाँ पे हमने निकाला है। और यही चीज़ आपके सामने अभी मैंने आगे लाके निकाला है, EA/RT। इस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है ना। इसके बाद एंट्री करोगे कॉलिजन थ्योरी में। अब कॉलिजन थ्योरी का मतलब क्या होता है, कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आपके सामने रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, हटा दो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे कुछ हमने इंट्रोड्यूस किया एफ, है ना। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, जो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन की। तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। F स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा था, अब रेट बोलो R1/R2। देखो यहाँ पे जो रेट होता है ना, वो किसके बराबर हो रहा था बेटा, यहाँ पे K2/K1, है ना। तो बस हम यहाँ से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे कांस्टेंट, दोनों को हमने इसके साथ मेंशन करा दिया, कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास K इज इक्वल टू फाइनली आ जाता है PFG। ये फॉर्मूला, ये सब पे क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, इन सब पे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आने वाले हैं, इजंट इट। तो ये कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक के पार्ट को अगर आपने कर लिया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। अगर टाइम परमिट आज करे तो आपको एक और काम कर लेना है, क्या, क्वेश्चंस वाले पार्ट को सारे के सारे, मतलब कि जो आपका पूरा काइनेटिक थ्योरी का है, काइनेटिक थ्योरी वाला पार्ट है, वो भी कवर करते चले जाओगे। और पीछे से पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स को एक बार वंस रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग ना डायरेक्टली अब एंटर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट डे का प्लान है उसमें हम लोग एंटर, मतलब कल हम लोग एंटर करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन सेशन में। उसका मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं देना है आपको, मैं सीधा आपको पोस्ट पर डाल दूंगी कि आपको ये पार्ट्स करने हैं, ये कॉन्सेप्ट्स कर लेने हैं। मोस्टली हमने कवर कर रखा हुआ है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डंडनाटन करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अपना चाय कॉफ़ी वगैरह लेके, जैसे मुझे देख रहे थे वैसे ही देखते रहिए। और हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे आज के पार्ट को। आपको समझ में भी आया होगा जो भी चीज़ें, और मैंने फॉर्मूलेज वगैरह को भी बहुत कम टाइम में डालने की सारी चीज़ें कोशिश करी है। तो अब इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों, चलो लग जाओ काम पे।